हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। अभी तक हम थर्मोडायनेमिक्स में 2 वीडियो बना चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट की, कि हीट क्या होता है और हीट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आएंगे आज के वीडियो में और उन फॉर्मूलों पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, हीट। किसको कहते हैं हीट? हीट का मतलब होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का एक मेथड होता है हीट। अगर एनर्जी को एक्सचेंज करना है तो वो हम हीट के रूप में कर सकते हैं। ये ना, एनर्जी एक्सचेंज मैंने आपको बताया था हीट के रूप में हो सकता है और वर्क के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हीट के रूप में एनर्जी के एक्सचेंज को। ठीक है, तो हीट क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज क्या कहलाता है? हीट। और ये नॉन मैकेनिकल मेथड होता है एक्सचेंज ऑफ हीट का, नॉन मैकेनिकल मेथड। ठीक है बच्चों, हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। हम मान लेते हैं T1 टेम्परेचर ज्यादा है T2 टेम्परेचर से। ठीक है ना, ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर है, तो जो हीट का फ्लो होगा वो बॉडी ए से बॉडी बी की ओर होगा। ठीक है ना, हीट का एक्सचेंज, जो हीट ट्रांसफर होगी वो ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ होगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का, ठीक है ना, हीट का एक्सचेंज जो होता है ये केवल तभी पॉसिबल है जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। यदि दो बॉडी का टेम्परेचर हमने इक्वल कर दिया तो वहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, यदि बॉडी के बीच में, यदि दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पर हीट का ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। हीट का सिंबल की बात करें तो इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ हीट होता है Q। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट होती है इसकी जूल। और कॉमनली यूनिट जो हम यूज करते हैं कैलोरी। ठीक है, कैलोरी भी होती है इसकी यूनिट और जूल भी होती है। Q से हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 जूल के बराबर। तो ये कन्वर्ट करना पड़ जाता है हमको न्यूमेरिकल्स करते समय कैलोरी को जूल में। तो आप याद रखोगे एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। हमने बात की थी बच्चों पिछले लेक्चर में सिस्टम और सराउंडिंग की। तो सिस्टम क्या था? जहां पर कोई प्रोसेस चल रही होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम, और सिस्टम के चारों ओर का जो एरिया होता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो हीट हम सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि सिस्टम की हीट बढ़ी है या सिस्टम की हीट कम हुई है।
ठीक है। तो यदि हम सिस्टम को हीट देते हैं बाहर से तो सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव। और यदि सिस्टम से हीट आपने निकाल दी, सिस्टम से हीट निकल रही है, सराउंडिंग में जा रही है, तो सिस्टम की हीट कम हो जाएगी, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, है ना। यदि हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, और सिस्टम से हीट को ले रहे हैं तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम, यदि आपने हीट सिस्टम को दी तो पॉजिटिव लेंगे, और हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है ना। जब हीट सिस्टम को दी जाएगी तो सिस्टम की हीट क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में। हीट गिवन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम हीट दे रहा है, मतलब सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, तो सिस्टम की हीट कम हो गई, उसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव। आप ये समझ लीजिए, ये हमारे पास सिस्टम है और यहां से हीट बाहर निकल गई, तो जो बाहर निकली इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और आपने सिस्टम को हीट दे दी, ठीक है ना, तो सिस्टम की हीट बढ़ जाएगी जब देंगे, तो उसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, और हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। याद रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। अब आप हेडिंग बनाएंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 gram of a gas by 1 degree Celsius. The amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of a gas by 1 degree Celsius. आप 1 ग्राम गैस लो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है, हमको रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, ठीक है ना। जिस भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, 1 ग्राम लेना सब्सटेंस को, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना, तो आपको जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको C से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है इसका C इक्वल टू Q/m इंटू डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है Q/m इंटू डेल्टा T। C को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q को क्या बोलते हैं, हीट, M को क्या बोलते हैं, मास, और डेल्टा T को क्या बोलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लाइक बिटवीन 0 to infinite।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, 0 होती है एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और इनफाइनाइट होती है आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट और एडियाबैटिक के लिए 0। इस चीज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, कि क्यों होती है एडियाबैटिक के लिए 0 और आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट। ठीक है, आप याद रख सकते हो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो 4.2 होती है। ठीक, फॉर वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप 1 ग्राम वाटर लोगे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो आपको कितनी हीट देनी होगी? 4.2 जूल हीट देनी होगी आपको। तो ये कहलाएगी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़ा था। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना हो? 0। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 0। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या देखा हमने? C = Q/m × डेल्टा T। तो टेम्परेचर कितना है? Q/m और इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो गई? इनफाइनाइट। वही अगर आप बात करो एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चेंज नहीं होता था? हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट कितना होगा? 0। ठीक है ना, हीट में कोई चेंज नहीं होता, ना तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाती और ना सराउंडिंग से सिस्टम में आती है। तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी लिखेंगे? Q/m × डेल्टा T। अब यहां पर ये 0 हो गया तो कितना हो जाएगा? 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे CV से रिप्रेजेंट करते हैं। CV, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये इक्वल टू होता है Q/m × डेल्टा T। कैसे डिफाइन करोगे आप? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लो आप मास को 1 ग्राम ले लो, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है आपको, तो चेंज इन टेम्परेचर 1 हो जाएगा। तो CV किसके बराबर आ जाएगा? Q के बराबर। ठीक है ना, 1 ग्राम गैस है हमारे पास और इसका टेम्परेचर राइज करना है आपको, टेम्परेचर राइज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
तो हम क्या कहेंगे Cv इक्वल टू क्या होगा Q, मास कितना हो गया 1 ग्राम, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो Cv इक्वल टू किसके आ जाएगा Q के। यूनिट इसकी क्या होगी जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। इसको हम Cp से रिप्रेजेंट करते हैं, Cp। इसका भी फॉर्मूला सेम है Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। मतलब 1 ग्राम तुम्हारे पास कोई गैस है, उसका टेम्परेचर राइज करना है कितना 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितना तुमको हीट देना होगा कांस्टेंट प्रेशर पर वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, ठीक है ना। 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी होगी आपको वो क्या कहलाएगी Cp। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता है तो Cv बोल देंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पर कहता है तो Cp कहेंगे, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होगी सेम जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए आप। और ये ध्यान रखना यहाँ पर जो C लिखा है स्मॉल लेटर में है Cv और ये Cp, ठीक है ना। कैपिटल में मत बनाना, इसको स्मॉल लेटर में बनाना, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है हमको वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले वाले में क्या था 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे आप 1 डिग्री सेल्सियस से, अब आपको 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर of 1 mole substance by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर पढ़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम Cv से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये C कैसा है इसमें कैपिटल, तो Cv इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। यहाँ पर पहले मास था m, उसकी जगह पर इस बार क्या आएगा मोल, तो Cv इक्वल टू Q अपॉन n इंटू डेल्टा टी, ये होता है। यूनिट क्या होगी इसकी, Q की यूनिट होती है जूल, मोल की यूनिट हो जाएगी मोल, टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस, ठीक। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि कांस्टेंट प्रेशर पर लिखना हो
तो इसको हम लिखते हैं सीपी, कैपिटल सी पी, और सीपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। सेम फॉर्मूला है, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कहेगा तो सीपी लिख देना, और यदि कांस्टेंट प्रेशर पर कहेगा तो सीपी लिख देना। यूनिट इसकी भी सेम होगी, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो ये हमारे पास स्मॉल सीवी और ये हमारे पास कैपिटल सीवी, तो इन दोनों में क्या फर्क है, स्मॉल सीवी में और कैपिटल सीवी में। तो स्मॉल सीवी होता है अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 gram gas by 1 डिग्री सेल्सियस। और कैपिटल सीवी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 mole gas by 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्मॉल सीवी होता है वो 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगा सीवी, स्मॉल सीवी। और कैपिटल सीवी क्या है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट की रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे कैपिटल सीवी। ये 1 मोल के लिए और ये 1 ग्राम के लिए टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात। तो अगर हम लिखें फॉर एग्जांपल फॉर नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, स्मॉल सीवी जो है वो आपके पास मान लो x है, तो आपको बताना है कैपिटल सीवी कितना होगा। नाइट्रोजन गैस के लिए स्मॉल सीवी की वैल्यू x है, तो कैपिटल सीवी की वैल्यू कितनी होगी। तो स्मॉल सीवी का मतलब क्या होता है, ये 1 ग्राम नाइट्रोजन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट दी गई। आपसे पूछ रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ये 1 ग्राम के लिए तो x है। अब नाइट्रोजन के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 28 ग्राम। तो ये 28 ग्राम में पूछ रहा है, तो 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए x अगर एनर्जी x हीट चाहिए आपको, तो 28 ग्राम के लिए 28x चाहिए होगी ना। तो कैपिटल सीवी कितना हो जाएगा, 28x। समझ रहे हो, ये किसके लिए थी, 1 ग्राम के लिए, ये किसके लिए, 1 मोल के लिए। और 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितने ग्राम होता है, 28 ग्राम। तो यदि स्मॉल सीवी की वैल्यू x है तो कैपिटल सीवी की वैल्यू कितनी होगी, 28x। तो मैं यहां से एक फॉर्मूला ये भी बना सकता हूं कि जो कैपिटल सीवी है वो इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास इनटू स्मॉल सीवी। ठीक है, इसी तरीके से Cp इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास इनटू Cp। m क्या है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, मोलर मास को। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। और जो Cp Cv में रिलेशन है ये क्या होता है हमारे पास, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। और R को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। R कहलाता है गैस कांस्टेंट। Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, कैपिटल Cv माइनस कैपिटल Cv इक्वल टू R, गैस कांस्टेंट। ठीक, और यदि हमको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये साफ कर देते हैं। इस कैपिटल Cv की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू Cv, m इंटू Cv।
माइनस इस Cv की जगह पर क्या लिख सकता हूं, m इंटू Cp इक्वल टू R। यहां से m कॉमन आएगा, अंदर बचेगा Cv माइनस Cp इक्वल टू R। इस m को इस R के अपॉन में लिख लो, तो स्मॉल Cv माइनस स्मॉल Cp इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन m। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, ये रिलेशन ध्यान रखना। और स्मॉल Cv माइनस स्मॉल Cp इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन m। m क्या है, मोलर मास। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फॉर ऑक्सीजन गैस द वैल्यू ऑफ Cp माइनस Cv R। ऑप्शन है आपके पास 16R, R/16, 32R, R/32। ऑक्सीजन गैस के लिए आपको Cp माइनस Cv की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, 16R, R/16, 32R या फिर R/32। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R। हमने पढ़ा Cp माइनस Cv इक्वल टू R, लेकिन ऑप्शन में आपको R दिखाई नहीं दे रहा। Cp माइनस Cv की वैल्यू तो किसके बराबर होती है, R के बराबर, लेकिन R तो ऑप्शन में नहीं है, साथ में कुछ नंबर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ये Cp माइनस Cv पूछ रहा है ये स्मॉल वाला है। अभी हमने बताया Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन m। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R अपॉन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास। ऑक्सीजन गैस O2 गैस है तो 32 होगा, तो Cp माइनस Cv की वैल्यू होगी R अपॉन 32। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ रही है बात, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इक्वल टू A एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp minus Cv equal to P. So the correct relation between A and P, आपको A और B के बीच में करेक्ट रिलेशन बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 16 B इक्वल टू A, दूसरा ऑप्शन है 16A इक्वल टू B, थर्ड ऑप्शन है A इक्वल टू 4B, फोर्थ ऑप्शन है A इक्वल टू B। बताइए हाइड्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv क्या है, A के बराबर, और ऑक्सीजन गैस के लिए Cp माइनस Cv किसके बराबर है, B के बराबर। तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा A और B के बीच में। ठीक है, तो हमने पढ़ा Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R। ठीक है, अभी चाहे किसी भी गैस के लिए हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर गैस के लिए रिलेशन है। हाइड्रोजन गैस के लिए भी यही रिलेशन है, ऑक्सीजन गैस के लिए भी यही रिलेशन है, बाकी गैस के लिए भी यही है। Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो हाइड्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv R होगा और ऑक्सीजन गैस के लिए भी Cp माइनस Cv R होगा।
ठीक है ना। तो ये ए और बी क्या होंगे एक दूसरे में बराबर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, ए इक्वल टू बी, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। समझ रहे हो। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हमने, सी पी इक्वल टू क्यू, पी लिख लो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर, एन इंटू डेल्टा टी, और सी बी इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला क्या रखेंगे सीपी और सीबी के। क्यू को हम क्या बोलेंगे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीबी को क्या कहेंगे, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये क्या है, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जब यहां से हम QP की वैल्यू निकालेंगे, QP इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा NCP डेल्टा टी, ऐसे लिख लो। और जब यहां से आप QV निकालोगे तो इक्वल टू आ जाएगा NCV डेल्टा टी। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करो, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने के लिए आ जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, हमें सीपी और सीवी की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर सीपी और सीवी की वैल्यू हमको डायरेक्ट गिवन नहीं होती है। तो सीवी को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सीवी इक्वल टू F/2 R। सीवी इक्वल टू क्या होता है, F/2 इंटू R। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, R। सीपी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं R प्लस सीवी, इसको इधर लेके जाओ। सीवी की वैल्यू आप ये रख सकते हो R प्लस F/2 R। यहां से R को कॉमन ले सकते हैं, तो Cp इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास F/2 प्लस 1 R। ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे Cp को F/2 R, और Cp को निकालेंगे F/2 प्लस 1 R। और यहाँ पर F को हम क्या बोलते हैं, F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। F कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसकी वैल्यू गैस की एटॉमिसिटी पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द एटॉमिसिटी। ठीक है ना। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तुम्हारे पास कोई, फॉर मोनो एटॉमिक गैस F की वैल्यू आएगी आपके पास 3। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F इक्वल टू कितना होता है, 3। फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक के लिए F की वैल्यू होती है 5। और फॉर पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 6। ठीक है ना। F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये डिपेंड करती है इसकी वैल्यू एटॉमिसिटी के ऊपर। यदि कोई मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक गैस कहलाती है। तो इनके लिए F की वैल्यू कितनी होगी, 3। डायएटॉमिक गैस कौन सी है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब डायएटॉमिक गैस होती है। तो इसके लिए F की वैल्यू कितनी होगी, 5। पॉली एटॉमिक गैसेस कौन सी होती है,
जैसे अमोनिया, SO2, ओजोन, O3, ये पॉलीएटॉमिक गैसेस है। तो इनके लिए F की वैल्यू कितनी लेनी है आपने? 6। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिए आप। फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमने Cp और Cv पढ़ा है, Cp और Cv का रेशियो गामा कहलाता है। ठीक है, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। Cp और Cv का रेशियो क्या कहलाता है? गामा। अब हम गामा की वैल्यू देखते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या होती है। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं गामा की वैल्यू को निकालने के लिए। यहां पर हम लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू, यहां पर हम लिखेंगे Cv जो कि हमारे पास F/2R, यहां पर हम लिखेंगे Cp इक्वल टू क्या होता है? R प्लस Cv, है ना। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cv को इधर देख गए तो प्लस में आ गया। और यहां पर हम गामा देखेंगे तो गामा इक्वल टू क्या होता है? Cp अपॉन Cv। ठीक है, अब आप बताओ मोनो एटॉमिक गैस के लिए F इक्वल टू कितना होता है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, तो इसके लिए F की वैल्यू कितनी होती है? 3। Cv की वैल्यू क्या होगी? Cv इक्वल टू F की जगह पर 3 रख दो, यहां पर तो 3/2 R। Cp कितना होगा? R प्लस Cv, R प्लस 3/2 R, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5/2 R। और गामा इक्वल टू कितना आएगा? Cp अपॉन Cv, Cp है तुम्हारे पास 5/2 R और Cv कितना है? 3/2 R। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5/3, 5/3 कितना ऊपर है? 3.66, तो ये गामा की वैल्यू है 1.66। ठीक है, अब एक दूसरा डायटोमिक के लिए। डायटोमिक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो इनके लिए F की वैल्यू कितनी थी? 5। तो Cv कितना होगा? यहां पर 5 रखो, 5/2 R। Cp कितना हो जाएगा? R प्लस 5/2 R, 7/2 R। ये ना गामा निकालो, गामा इक्वल टू क्या होगा? R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 7/5, 7/5 कितना होगा? 1.4। नेक्स्ट निकालते हैं नंबर 3 पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक गैस जैसे अमोनिया है, ओजोन, SO3, ये सब, तो इसके लिए पॉलीएटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी है? 6। तो Cv कितना आएगा? 6/2 3R। Cp कितना आएगा? Cp होता है R प्लस Cv और Cv कितना है? 3R। 3R और R कितना हो गया? 4R। गामा इक्वल टू कितना आएगा? Cp अपॉन Cv, तो 4/3 आएगा। 4/3 कितना होता है? 1.33। तो इस तरीके से हम गामा को फाइंड कर सकते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए और पॉली एटॉमिक गैस के लिए। ये ना मोनो एटॉमिक गैस का Cv होगा 3/2R, डायटोमिक का होगा 5/2R, पॉली एटॉमिक का होगा 3R। तो आपको ये फॉर्मूले ये याद रखना है, जनरल फॉर्मूला जो है
ठीक है ना, इसी से आप ये पता कर लोगे। Cv होता है F/2R, Cp माइनस Cv इक्वल टू R से हमने लिखा Cp इक्वल टू R प्लस Cv, और गामा इक्वल टू क्या होता है Cp अपॉन Cv। ये वैल्यूज आप याद कर लोगे। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा 1.66, डायएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है 1.4, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गामा 1.33 होता है। जैसे जैसे गैस की एटॉमिसिटी बढ़ रही है, ये ना गामा की वैल्यू घटती जा रही है। देखो मोनो के लिए सबसे ज्यादा, डायटोमिक के लिए कम, और पॉलीएटॉमिक के लिए उससे भी कम। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे ज्यादा गामा किसका है मोनोएटॉमिक का, उससे कम किसका है डायटोमिक, उससे कम पॉलीएटॉमिक। ये ना मोनोएटॉमिक का गामा कितना 1.66 होता है, डायटोमिक का 1.4, पॉलीएटॉमिक का गामा 1.33 होता है। तो आप ये याद रखेंगे। अगर आपको गामा की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी हो तो एक गामा के लिए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। ठीक है ना, आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो गामा की वैल्यू को निकालने के लिए 1 + 2/f। देखो मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है f, अभी बताया मोनोएटॉमिक के लिए f इक्वल टू होता है 3, डायटोमिक के लिए f इक्वल टू होता है 5, और पॉलीएटॉमिक के लिए f इक्वल टू होता है 6। तो आप यहाँ पर f की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए गामा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द स्पेसिफिक हीट of a gas is found to be 0.075 calorie at constant volume and its formula weight is 40. The atomicity of the gas would be, आपको बताना है स्पेसिफिक हीट गैस की जो है 0.075 कैलोरी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट दे रखी है आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारे पास क्या है Cv, और ये स्मॉल cv होगा हमारे पास क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं बताया है। ठीक है ना, मोलर है ये, तो हम क्या मानेंगे इसको स्मॉल cv इक्वल टू 0.075। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास R/m। Cp माइनस Cv इक्वल टू R कितना होता है कैलोरी में, कैलोरी में बच्चों R की वैल्यू 2 होती है, और मोलर मास कितना गिवन है आपको 40। तो Cp माइनस 0.075 Cv की वैल्यू इक्वल टू 1/20, 1/20 होता है 0.05। इसको अगर लेके जाओ तो Cp इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.05 प्लस 0.075, तो यह आ जाएगा 5 to 1.0, तो इतना आ जाएगा Cp। अब आपको क्या बताना है एटोमिसिटी बताना है। तो एटोमिसिटी हम बता सकते हैं गामा की हेल्प से। तो हमने पढ़ा है अभी गामा इक्वल टू क्या था Cp/Cv। Cp कितना है 0.125 और Cv कितना है 0.075। पॉइंट से पॉइंट आपने कैंसिल किया, 5 3
1.66 आ जाएगा गामा, ठीक है ना। तो गामा की वैल्यू 1.66 आ रही है, और 1.66 आने का मतलब कौन सी गैस है, एटॉमिसिटी क्या होगी, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, और एटॉमिसिटी कितनी होगी 1। आंसर समझे, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 13.5 gram aluminium from 300 Kelvin to 400 Kelvin if specific heat capacity of aluminium is 0.9 joule per gram per डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ये हमको बताना है, मतलब क्यों निकालना है। तो राइज द टेम्परेचर ऑफ कितना ग्राम एल्यूमिनियम, ये मास गिवन है आपको 13.5 ग्राम, और टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 400 केल्विन माइनस 300 केल्विन 100 केल्विन, ये डेल्टा टी हो गया। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से लिखेंगे 0.9 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या है हमारे पास हीट निकालने के लिए, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो m कितना गिवन है आपको 13.5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.9, और डेल्टा टी कितना है 100। आप इन सब की मल्टीप्लाई करा लेना, 13.5 इंटू ये हो जाएगा 90। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1215 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of 5 gram of iron from 25 degree Celsius to 75 degree Celsius. The specific heat capacity of iron is 0.45 जूल पर ग्राम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, आपको हीट निकालनी है इसमें, क्यू हीट रिक्वायर्ड होगी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम आयरन, आयरन का मास दे रखा है आपको 5 ग्राम, 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज किया गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तो यह आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू गिवन है आपको 0.45, ठीक है। तो हमारे पास क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने किया था m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, m कितना हुआ 5, c कितना है 0.45 इंटू डेल्टा टी कितना है 50।
तो ये कितना सॉल्व होकर आएगा 50 into 5 250 into 0.45। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 112.5 जूल। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। कैलकुलेट द वेट ऑफ गोल्ड हैविंग specific heat capacity 0.13 joule per gram per degree Celsius, which is heated from 25 degree Celsius to 300 degree Celsius, where the heat absorbed is 1500 जूल। ये क्वेश्चन है हमारे पास। आपको गोल्ड का वेट निकालना है, मतलब मास m निकालेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब C की वैल्यू 0.13 which is heated from 25 degree Celsius to 300 degree Celsius। मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 300 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा 275 डिग्री सेल्सियस। वेयर हीट एब्सॉर्ब कितना कर रहा है, हीट मतलब Q इक्वल टू 1500 जूल। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। आपको m निकालना है, तो m इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन सी इंटू डेल्टा टी। Q कितना है 1500, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.13, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 275 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको टेम्परेचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर केल्विन में, क्योंकि चेंज डिग्री सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में हो वो सेम रहेगा। इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास सोल्व होकर आएगा 41.95 ग्राम। ठीक है ना, ये कैलकुलेट कर लेना आप अपनी तरफ से, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, रफ कॉपी में करके देखना क्वेश्चंस को, और जितना फॉर्मूला बताया है वो सब फॉर्मूला आप याद करेगा। इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अगली वीडियो में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और करा दूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।